बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में और ये कॉन्फ्रेंस हुई फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसका एजेंडा क्या है? यानी इन्होंने सारी जमातें बुलाई कि जनाब फ़लस्तीन के हवाले से हमने काम करना है, फ़लस्तीन के हक़ में हमने बोलना है। तो एजेंडा क्या था? फ़लस्तीन या इसराइल से इजहार यकजहती। या तो आप फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करेंगे या इसराइल के साथ करेंगे। तो यहाँ पे जो वफाकी वज़ीर हैं काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली, ये फैमिली बहुत करीब है आसिम मुनीर साहब के, और इन्होंने फील्ड मार्शल साहब के कहने पे या इससे पहले बाजुआ साहब के कहने पे ख़ानदान में दरार डाल ली और ये PMLN के साथ चले गए। हालांकि उनके साथ इनकी बड़ी पुरानी एक जंग थी, उनके साथ एक पुरानी लड़ाई थी, लेकिन ये उस कैंप में चले गए। अब चौधरी सालिक हुसैन साहब की गुफ्तगू अगर आप सुने इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो ऐसा लगता है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कोई ज़हन साजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन क्या आज के दौर में ये मुमकिन है कि तस्लीम ना करें? ये जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता ज़हन साजी की जा रही है। और देखिए, ये ज़हन साजी बहुत पहले जनरल बाजुआ के दौर में सहाफ़ियों को बुला बुला कर कहा गया कि जनाब अब फ़लस्तीन के ऊपर, इसराइल के ऊपर डिबेट शुरू करवाएं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, या तस्लीम ना भी करे तो ये डिबेट तो शुरू हो, कोई ट्रेड शुरू हो, कोई इसराइल के साथ मामलात हमारे बेहतर हों। उनकी ये सोच थी। उन्हें ये लगता था कि इसराइल बिला वजह इंडिया को सपोर्ट कर देता हर दफ़ा, लिहाजा हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात होंगे तो इंडिया के साथ जब भी पंगा होगा तो इसराइल इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी उनके दिमाग में रहता था। और इसराइल के साथ बहुत सारे माली वाबस्तगियाँ बहुत सारे मुल्कों की है, तो हमारी भी हो जाएंगी। तो बाजुआ साहब ये सोचते थे, एक्चुअली इसके पीछे जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल होता है। अमेरिकन हमेशा से चाहते हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं वो सारे इसराइल को तस्लीम करें और इसराइल वहाँ पे एक लेजिटिमेट हैसियत में मशरिक़ वस्ता के बीच में मौजूद रहे और उसे किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। तो नादरीन, मोहब्बत की ये आग एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें इसराइल को तस्लीम करने के इशारे दिए जाते हैं, बल्कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इसराइली अखबारात तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तानी हुकूमतों की तारीफ़ कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत है, चाहे वो वफाक में है चाहे वो पंजाब में है, वो बहुत खुश हैं और इसराइली अखबारात बाकायदा तारीफ़ कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इसके हवाले से खसूसी मजमून शाया किया है और पाकिस्तान पर इस वक्त जो रजीम मुसल्लत है उनकी बहुत तारीफ़ें की हैं। और इसमें तजिया किया गया है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और अस्करी हल्के अब्राहम अकॉर्ड या उस मुआहदे को यकजहती के तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली नज़रियाती वाबस्तगियों के बजाय अमली मफाद और खित्ते की हिकमत अमली की बुनियाद पर तरतीब देनी चाहिए। और इस रास्ते में अब्राहम अकॉर्ड एक बड़ा निशान है, इस तरह बढ़ना होगा। फिर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की। अब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में रियासती रिट की बहाली एक नए दौर का आगाज़ है। शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदी, नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कार्रवाई। अब तहरीक लब्बैक का भी हवाला जो है वो इन अखबारात के अंदर दिया गया। तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं इसराइली अखबारात पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ऐसा माजी में पहले नहीं हुआ, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है। अब इसके ऊपर आप खुश हो या ना हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो सबसे पहले नॉमिनेट किया शहबाज शरीफ और नेतन्याहू ने किया। तो बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान और इसराइल करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान में जिस तरीके से इसराइल के खिलाफ होने वाले हर एहतजाज को दबाया गया, कुचला गया, उसके ऊपर रियासत ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, ये एक बड़ी नई मिसाल है जो इससे पहले माजी में हमने नहीं देखी। माजी की हुकूमतें डरती थी, वो ये सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे ऊपर रद्द-ए-अमल होएगा, हमें जो है वो सियासी नुकसान हो जाएगा अगर हम फ़लस्तीनियों के हक़ में निकलने वाले लोगों को रोकेंगे या इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों को रोकेंगे। लेकिन मौजूदा रजीम ने इस बात की परवाह नहीं की, जिस पे इसराइल बहुत खुश है। उनकी तहरीरों के अंदर अब ये चीज़ नज़र भी आ रही है। नादरीन, खुर्रम दस्तगीर साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है PMLN के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, फिर मैंने उसको सुना निकाल के स्टेटमेंट को, तो मैं हैरान हो गया। लेकिन इनके वालिद गिरामी ने भी जब फातिमा जिन्ना साहिबा का एक अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन हो रहा था, तब फातिमा जिन्ना साहिबा की बड़ी तौहीन की थी, गुजरावाला में बड़ी तौहीन की थी। तो अब जो है वो उनके बेटे भी उसी रास्ते पे चल पड़े, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। अब वो ये कहते हैं तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाद हाई लेवल मीटिंग में ये बात तय हो चुकी है कि अब सियासत सिर्फ पुरअमन होगी। फील्ड मार्शल साहब ने वादे कर दिया है कि हार्ड स्टेट ही होगी। मेरा खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे सवाल है, कौन सा आइन इजाज़त देता है
आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल को कि वो ये वादे करें या फैसला करें कि स्टेट कैसे चलेगी और कैसी होगी। रियासत को चलाने की जिम्मेदारी वो किन लोगों की होती? सरकारी मुलाजमीन की तो नहीं होती। यानी आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, कल तक ये लोग नवाज शरीफ का नाम लेते थे अपने लीडर का, या अपने वजीर आजम का नाम लेते थे कि ये उसका विजन है, वो ये करना चाहता है, उसने ये फैसला किया है। आज ये उस जगह पहुंच गए कि इनको पता है कि नवाज शरीफ इर्रेलेवेंट, शहबाज शरीफ इर्रेलेवेंट, तो ये अपने लीडर के तौर पे फील्ड मार्शल को पेश करते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला कर लिया या फील्ड मार्शल ने ये वादे कर दिया कि हार्ड स्टेट ही होगी, किसी भी जमात का एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब आप इसको गौर करें ना कि PMLN कहाँ पहुँच गई। PMLN ने अपनी सारी की सारी सियासत जो है वो त्याग दी है एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में। उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आइंदा अब वो मुस्तकबिल करीब में वोटों के साथ इक़्तिदार में नहीं आने वाले, लिहाजा बूटों के साथ चिपके रहो और इनके तस्मों के साथ लटक लटक के इक़्तिदार में पहुंचो। खुर्रम दस्तगीर जैसा पढ़ा लिखा आदमी वो आज ये बात कर रहा है कि फील्ड मार्शल ने ये फैसला किया तो रियासत ऐसे ही चलेगी। हालांकि वो ये जानते हैं कि रियासत की डेफिनेशन क्या है, लेकिन ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही है कि PMLN ने किस लेवल तक गिरावट का सबूत दिया जब पाकिस्तान में आमिराना हिकमत अमली अपनाई गई थी। सबसे पहले इन्होंने सरेंडर किया और इनके सरेंडर की कीमत पाकिस्तान ने चुकाई। इकॉनमी के मैदान में, लॉ एंड ऑर्डर के मैदान में, दुनिया भर के साथ ताल्लुकात के मैदान में, खित्ते के अंदर हमारी बिगड़ती हुई सूरत हाल के मैदान, हर जगह पे जो हमें आज नाकामी हो रही है उसके पीछे वजह कौन है? PMLN। इसलिए कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट जिनका ये काम नहीं है उनकी बालादस्ती और उनके फैसलों को मिनवान कबूल कर लिया। ये है जी प्रॉब्लम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म है वो लगता है तनहा रह गया, और एस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर आज़म आप सब इन्हें जानते हैं, मोहतरम को, चौधरी अनवारुल हक साहब, और ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है। इनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर चौधरी इकरामुल हक साहब हैं, और ये इनका बेस्ट तारुफ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सितंबर 2023 में जब फारिग कर दिया गया, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को सरदार तनवीर इलियास को अदालत के ज़रिए से नाअहल किया गया। और वो अब नाअहल नहीं, क्योंकि वो तो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी में आ गए ना, तो अब तो वो नाअहल नहीं, अब तो वो बिल्कुल अहल है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में आ गए, उस तरफ दूसरी तरफ आ गए। तो फिर नाअहली तो तब तक होती है जब तक कि आप इमरान खान के साथ खड़े हों। इस वक्त जैसे ही आप एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं फिर आपकी नाअहली नहीं रहती। फैसल वाडा की मिसाल भी आपके सामने है। तो नाज़रीन, हुआ ये कि ये उम्मीदवार लाया गया था सितंबर 2023 में, और इसको 52 में से 48 वोट दिलवा दिए गए, वज़ीर आज़म बना दिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार चुन रहे थे कि ये हमारा उम्मीदवार होगा, इसको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे। इन्होंने मुझे, पीपल्स पार्टी के लोगों ने बताई ये बात, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी, कि ये गए, इन्होंने पीपल्स पार्टी से वोट मांगा। पीपल्स पार्टी को इन्होंने कहा उनके लोगों को, तुम वोट दे दो, नहीं तो वोट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उनका ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीका है वोट मांगने का? आराम नाल वोट दे दो, नहीं तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर हुआ ये कि जरदारी साहब का फ़ोन आता है और पीपल्स पार्टी के सारे लोग सर फेंक के वोट डालते हैं। यही काम जो है वो PMLN ने भी किया, सर फेंक के उनकी क़यादत का फ़ोन आया कि वोट डालो इसको, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार है। उसको भी वोट डाल गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी झोली में डाल दी गई। तो 52 में से 48 वोट लेकर ये शख्स वज़ीर आज़म बन गया आज़ाद कश्मीर का। और आज इसकी हालत ये है कि PMLN ने कहा जी हम तो इससे दूर हो रहे हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं, हम इसकी नाकामियों का मलबा नहीं उठा सकते, क्योंकि इसने आंखें बंद करके वही किया जो एस्टेब्लिशमेंट ने इसे कहा, और पूरे आज़ाद कश्मीर की आवाम को अपने खिलाफ कर लिया। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका बोझ नहीं उठाना चाहती। PMLN भी इससे दूर हो गई है। पीपल्स पार्टी कहती है हम तो इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। अब कोशिश सबकी ये है कि PTI वहाँ पे अपना वज़ीर आज़म बना ले, ताकि सारा मलबा PTI पे डाल दिया जाए, और अगले साल जो इंतखाबात आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उन इंतखाबात में PMLN को और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा रूम मिल जाए। PTI अगर कोई बहुत बेवकूफ़ जमात होगी तो इस वक्त वो इनके नरक़े में आएगी। अगर कोई भी शख्स वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कोई मिलजुल के ये काम करते हैं तो कर लें, लेकिन PTI को चाहिए कि इस खेल से अपने आप को बाहर रखे और इलेक्शन का इंतज़ार करें, और इलेक्शन में बेहतर उम्मीदवार खड़े करके, जो लोग नहीं बिके और जो लोग नहीं बिकेंगे उस तरह के उम्मीदवार खड़े करके एक मरतबा दोबारा इलेक्शन में आए और इलेक्शन को जीतने की कोशिश करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो शायद उसके लिए बेहतर होगा। बहरहाल अब क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट का उम्मीदवार सबको बुरा लगना शुरू हो गया है, और बेचारा मुश्किल में है। एस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है अपने उम्मीदवार को बचाने की, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते
ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।